विराज खन्ना मेंशन से जा चुका था, लेकिन अपने पीछे वो खौफ की एक ऐसी चिंगारी छोड़ गया था जो हरीश के आलीशान बंगले में अब आग बनकर भड़क रही थी। यशवेंद्र ने कांपती हुई आवाज में अपने पिता हरीश से कहा, आपको नहीं लगता ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल गया आज? हरीश की आंखें अब भी उस दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से विराज गया था। उसकी उंगलियों में दबी सिगार कांप रही थी। उसने गहरा कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए एक ऐसी बात कही जिससे यशवेंद्र की रूह कांप गई। जिस दिन मैंने इस लड़के को घर से निकाला था, तब वो विराज था। जो लौट कर आया है वो विराज नहीं, कोई शैतान है। हरीश की बात यशवेंद्र के सर के ऊपर से गुजर गई। फिर भी उसने हरीश से कहा, पापा जी आपको नहीं लगता हमें इसके लिए अब कुछ करना चाहिए? जिस हिसाब से वो ये सब बातें कर रहा था, मुझे डर है वो कहीं ये सब चीजें हमसे छीन न ले। यशवेंद्र एक पल के लिए रुका और फिर हरीश के पास बैठकर बोला, पापा जी मुझे लगता है कि हमें इसका मुंह बंद करवा देना चाहिए। यह सुनते ही हरीश ने एक जोरदार लात अपने बेटे यशवेंद्र को मारी और कहा, तेरी इस काली जुबान को बंद कर। यह सब वो लड़की सानवी करवा रही है। सबसे पहले उसको रास्ते से हटाना होगा, तभी यह विराज चुप बैठेगा। हरीश की आंखों में सानवी के लिए जानलेवा नफरत उतर आई थी। एक तरफ हरीश के बंगले में साजिश की आग भड़क रही थी, वहीं विराज के छोटे से घर के बाहर एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। विराज हरीश से बात करने के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचा तो घर के बाहर ही काव्या, कमल और समीर खड़े थे। विराज को देखते ही कमल जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, महाधीराज महायोद्धा वज्र के दाहिने हाथ, 2 कौड़ी के आदमी विराज पधार रहे हैं। विराज का मूड इस वक्त पहले ही खराब था। उसने उन दोनों के पास जाकर धीरे से लेकिन धमकाते हुए कहा, लगता है तुम्हारी खाल मसाला मांग रही है, तभी अपने घर से यहां पिटने के लिए आया हो। विराज की बात सुनकर कमल ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, सुन बे, तेरे से मिलने नहीं आए, दादी ने भेजा है। चल अभी इसी वक्त अपनी बीवी को बाहर बुला, मुझे तेरे इस कबाड़ खाने में कदम भी नहीं रखना है। सानवी से मिलने की बात सुनकर विराज ने कहा, सानवी बिजी है अभी, बाद में आना, जाओ यहां से। यह सुनते ही कमल का पारा हाई हो गया। उसने विराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे यह समझ में नहीं आता आखिर किस बात का गुरूर है तुझे? जिंदगी में खुद तो कुछ उखाड़ा नहीं। अरे कम से कम अपने बाप के नाम को तो शर्मसार मत कर। इस लाइन ने विराज के अंदर की आग को भड़का दिया। काव्या और समीर पहले भी इस आग का मजा चख चुके थे, इसीलिए काव्या ने कमल का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कमल बहुत हो गया, अभी चलते हैं यहां से, बाद में मिल लेंगे सानवी से। मगर कमल के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वो विराज की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो इस आदमी से? ये नामर्द आदमी अपनी शादी के अगले दिन ही गायब हो गया था। बेचारी इसकी बीवी को न जाने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहां कहां मुंह मारना पड़ा होगा। यह बात सुनते ही विराज ने कमल का गला पकड़ लिया। आज पहली बार कमल को वो डर महसूस हुआ जिससे काव्या और समीर वाकिफ थे। विराज ने अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहा, मेरी सानवी का जिक्र अपनी इस गंदी जुबान से करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कमल जोर जोर से चीखना चाह रहा था, मगर विराज ने उसका गला इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी आवाज ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी विराज ने काव्या की तरफ देखकर कहा, काव्या जी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, कर देंगे? काव्या पहले से ही थर थर कांप रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अब उसका नंबर ना आ जाए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या 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 करना होगा मुझे? कमल अपनी गर्दन जोर जोर से हिला रहा था। तभी विराज ने अपनी पकड़ को और टाइट करते हुए कहा, तुम्हें बस अपने भाई को सजा देने में मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर काव्या और समीर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। विराज ने काव्या की तरफ देखकर कहा, अरे चिंता मत करो, आज तुम दोनों पर जीजा जी का प्यार नहीं बरसेगा। बस तुम जाकर मेरी गाड़ी से एक रस्सी निकाल कर लेकर आओ। कमल अपनी गर्दन हिला हिलाकर काव्या को कुछ भी करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन काव्या एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाकर विराज की गाड़ी से रस्सी निकाल लाई। विराज ने उस रस्सी से कमल को चारों तरफ से बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया और कहा, काव्या तुम्हारा भाई तो यहीं ऐसे ही लटका रहेगा, मगर तुम दोनों जा सकते हो।
अगर यहीं रुकना है तो पेड़ पे और भी जगह है। ये सुनते ही काव्या और समीर तुरंत भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसी वक्त विराज ने उन्हें चिल्लाकर कहा, अपनी उस लालची दादी को लेकर आओ यहां पर। लेकिन तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कहां लटका हुआ है। चलो निकलो यहां से। यह सुनते ही समीर ने गाड़ी भगा दी। गाड़ी को जाते देख कमल जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर वहां उसके सुनने वाला कोई नहीं था। विराज फिर चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। सानवी अपने रूम से बाहर निकल कर आई तो विराज को सोफे पर बैठा देखकर बोली, तुम इतनी रात को कहां गए थे? इससे पहले कि विराज कोई जवाब देता, घर की डोरबेल बज गई। सानवी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें चौंक गईं। सामने हाथ में बेंत लेकर उसकी दादी खड़ी हुई थी। रुक्मणी की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा पोता कहां है? क्या किया है तुमने उसके साथ? रुक्मणी की यह बात सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। विराज अभी भी सोफे पर बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सानवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहना क्या चाह रहे थे। तभी कमल के चीखने की जोरदार आवाज आई, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। यह आवाज सुनकर सानवी चौंक गई। तभी रुक्मणी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो मेरे कमल की आवाज है, यही कहीं से आ रही है। सानवी समझ गई कि वो आवाज कहां से आ रही थी। वो तुरंत घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले पेड़ के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमल पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। यह देखकर रुक्मणी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाय राम, ये क्या हालत कर दी मेरे पोते की। विराज ने पीछे से आकर हंसते हुए कहा, अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है दादी जी। अगर आपने अपने पोते को तमीज सिखाई होती तो उसको आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। सानवी विराज के पास आई और उसे एक चांटा मार दिया। इस थप्पड़ की गूंज विराज के दिल को तोड़ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब हरकत करने की? अभी के अभी कमल को नीचे उतारो, सानवी ने चिल्लाते हुए कहा। जिस आदमी पर आंख उठाने की हिम्मत लोगों की नहीं होती थी, उसकी बीवी ने उस पर हाथ उठा दिया था, मगर यह हक सिर्फ सानवी को ही था। विराज चुप था। उसने फिर मुस्कुराकर सानवी को देखा और उसने अपनी जेब से एक चाकू निकालते हुए दादी से बोला, आज तो इसे सिर्फ पेड़ से लटकाया है। अगर अगली बार इसने सानवी या मेरे पिता के लिए कुछ भी गलत कहा तो जिंदा जला दूंगा इसे। विराज ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से रुक्मणी को घूरते हुए और बिना पीछे देखे उस चाकू को फेंक दिया, जो सीधा जाकर रस्सी पर लगा और कमल नीचे गिर गया। रुक्मणी दौड़कर कमल के पास आई और उसको अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, अरे क्या हाल कर दिया इसका। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। रुक्मणी ने सानवी की तरफ देखकर कहा, अभी इसी वक्त तेरी कंपनी साविरा मेरे नाम कर, इसी वक्त। यह सुनते ही सानवी एकदम घबरा गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये आप क्या बोल रही हैं दादी? साविरा मेरी कंपनी है। अगर मैं वो आपके नाम कर दूंगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सानवी की इस बात को सुनकर रुक्मणी ने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम लोग जियो या मरो, ये तुम्हारा सिरदर्द है, मेरा नहीं। मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारी कंपनी चाहिए, और अगर तुमने उसे लौटाने से मना किया तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रुक्मणी की बात सुनकर सानवी एकदम पत्थर सी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रुक्मणी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, दादी, विराज ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं, लेकिन अभी कुछ दिन और मुझे इस कंपनी को चलाने दीजिए, वरना मेरी सालों की मेहनत, दादू का सपना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि रुक्मणी या कोई और कुछ कहता, विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, बस करो सानवी, इस तरह हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंपनी तुम्हारी है और तुमसे उसे कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर रुक्मणी जोर जोर से हंसने लग गई। तू कितना बेवकूफ आदमी है, ये तुझे भी नहीं मालूम। वो कंपनी भले ही तेरी बीवी की है, लेकिन उसमें पैसा मेरे पति का है, इसीलिए मैं जब चाहूं तब वो इससे छीन सकती हूं। विराज को अब तक ये बात मालूम नहीं थी। तभी रुक्मणी ने एक पेपर निकालकर विराज के ऊपर फेंकते हुए कहा, ये देख, इसमें तेरी बीवी ने खुद से लिख कर दिया है कि जब तक ये मेरा पैसा नहीं चुका देती
मैं जब चाहे इसकी कंपनी इससे छीन सकती हूं। विराज ने उन पेपर्स को देखकर सानवी की तरफ देखा। सानवी की आंखों में आंसू थे। विराज सानवी के पास गया और उसे दिलासा देते हुए बोला, तुम्हारी कंपनी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सानवी, तुम मुझ पर भरोसा करो। विराज की बात सुनकर सानवी ने रोते हुए कहा, तुम पर भरोसा करूं? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। विराज को यह बात समझ आ गई थी कि आज नहीं तो कल रुक्मणी सानवी से उसकी कंपनी छीनने वाली तो थी ही। विराज ने सानवी की तरफ देखकर उससे पूछा, कितने पैसे लगाए थे दादाजी ने तुम्हारी कंपनी में? सानवी ने विराज की तरफ देखकर कहा, 40 लाख। यह सुनकर विराज एक हल्की सी मुस्कान के साथ रुक्मणी की तरफ मुड़ा और एकदम मजबूत आवाज में बोला, सानवी की कंपनी में जो 40 लाख आपने दिए थे, मैं आपको कल शाम तक उसके बदले 75 लाख रुपए दूंगा। 35 लाख ब्याज समझकर रख लेना। उसके बाद आपका और सावेरा का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनते ही वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सानवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? सानवी को लग रहा था कि विराज फिर से कोई ना कोई झूठ बोल रहा था। रुक्मणी चुपचाप खड़ी हुई विराज के इस ऑफर के बारे में सोच रही थी। या तो ये विराज बहुत ही बड़ा बेवकूफ है या बहुत शातिर, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में गया तो मैं वहां कभी नहीं जीत पाऊंगी। रुक्मणी ने ये सब बातें सिर्फ सानवी को डराने के लिए कही थी। असल में वो ये भी जानती थी कि सावेरा को सानवी ने अपनी मेहनत से बनाया था, इसीलिए विराज का ऑफर उसको सोने पर सुहागा लग रहा था। उसने विराज की तरफ अपनी लालची आंखों को छिपाते हुए कहा, ठीक है, फिर अगर तुम कल शाम तक 75 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दोगे तो मैं आज के बाद जिंदगी में कभी सावेरा का नाम नहीं लूंगी। रुक्मणी की बात सुनकर विराज ने बिना पलक झपकाए कहा, सौदा पक्का, कल शाम तक पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक अपने इस पोते को लेकर यहां से निकल जाइए। 75 लाख के लालच में अब रुक्मणी को कमल की हालत से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी जाने से पहले उसने अपना आखिरी तीर चलाया और सानवी की तरफ देखकर जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं सानवी। इस घटिया आदमी को तलाक देकर वापस हमारे घर आ जा। हम तेरी जिंदगी संवार देंगे, वरना आज से तू मेरी पोती नहीं और मैं तेरी दादी नहीं। यह बोलकर रुक्मणी अपने पोते को लेकर वहां से निकल गई। अब घर के बाहर सिर्फ विराज और सानवी खड़े थे। विराज ने सानवी की कंपनी और उसकी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा दांव खेल दिया जो उसे या तो अर्श पर पहुंचा सकता था या हमेशा के लिए फर्श पर पटक सकता था। आखिर क्यों विराज ने जानबूझकर रुक्मणी को वहां पर बुलाया था? क्या विराज हरीश के बनाए हुए प्लान को जान पाएगा या फिर हरीश सानवी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या सानवी की जान खतरे में है? क्या विराज उर्फ वज्र अपनी पत्नी को बचा पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विराज अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सानवी को देख रहा था, मगर सानवी को विराज की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, कहां से लाओगे तुम 75 लाख रुपए? कहां से? इतने पैसे तो अगर मैं अभी अपनी कंपनी बेचने भी जाऊंगी ना तो भी नहीं मिलेंगे। तब तक रूपा और अदिति भी घर के बाहर आ गए थे। जब उन्होंने विराज और सानवी को ऐसे खड़े देखा तो रूपा ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? सब कुछ ठीक तो है ना? यह सुनकर सानवी ने सारी बात रूपा को बता दी। रूपा भी विराज की इस हरकत पर गुस्सा हो गई। उसने विराज के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यह सब करने की क्या जरूरत थी विराज? 75 लाख रुपए कहां से लाओगे तुम? ये पहाड़ जितना पैसा, हमारी तो छत भी अपनी नहीं जिसको बेच के हम कुछ कर सके। विराज ने रूपा और सानवी दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों एक तो बिल्कुल शांत रहिए। अगर मैंने कहा है कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा तो मैं कर दूंगा। यह सुनकर सानवी ने तेज आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारे पास तो खजाना छिपा है ना, बस हाथ डालोगे और पैसा निकल आएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अगर कल तक दादी को पैसे नहीं मिले ना तो वो हमारी सांसें छीन लेगी हमसे। रूपा भी खुद को बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। उसने विराज से कहा, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पे उगता है? वो एक लालची मक्कार बुढ़िया है। अगर तुमने उसे पैसे दे भी दिए ना तो क्या गारंटी है कि वो अपनी बात से नहीं पलटेगी? विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार वालों को कैसे समझाए कि 75 लाख रुपए उसके लिए धूल बराबर है। उसने सानवी की तरफ देखकर कहा,
सानवी, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मुझे बस एक मौका चाहिए था तुम्हारी आजादी खरीदने का। और अब तुम्हारी दादी के मुंह पर मैं ये पैसा मारकर उनके साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सावेरा के ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। सानवी को अब विराज की बात थोड़ी थोड़ी सही लग रही थी, मगर उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि विराज 75 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता है। इसीलिए उसने अपनी दोस्त को कॉल करके कहा, रितु, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 75 लाख नहीं, मैं धीरे धीरे चुका। लेकिन इससे पहले कि सानवी अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी दोस्त ने उसका फोन काट दिया। सानवी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पैसा कहां से लाए, मगर वो इस बात से अनजान थी कि विराज चाहता तो 75 लाख क्या, 75,000 करोड़ बैठे बैठे जुटा सकता था। विराज ने बाहर आके सीधा देश के फाइनेंस सेक्रेटरी को फोन करके कहा, वज्र बात कर रहा हूं, मुझे 75 लाख रुपए चाहिए, कल सुबह तक, हर हाल में। विराज की आवाज में ना कोई सवाल था, ना कोई गुजारिश, सिर्फ एक हुक्म था। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका काम हो जाएगा सर। यह सुनते ही विराज ने फोन काट दिया और अंदर जाकर सो गया। सानवी पूरी रात पैसों के इंतजाम में लगी रही, मगर हर जगह से उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली। अगली सुबह जब सानवी ने उठकर विराज का कमरा देखा तो विराज वहां नहीं था। उसने तुरंत किचन में जाके रूपा से पूछा, मां, विराज कहां पे है? रूपा ने चाय छानते हुए सानवी से कहा, पता नहीं बेटा, सुबह सुबह ही निकल गया था। बस इतना बोल के गया था कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। कहां, किससे, कुछ नहीं बताया। यह सुनकर सानवी चुप हो गई। उसके चेहरे पर शक और सोच की लकीरें गहरी हो गई। रूपा ने सानवी को पानी देते हुए कहा, वैसे बेटा, तेरी वो दोस्त रितु, उससे एक बार दोबारा बात करके देखना, क्या पता कुछ हो जाए। सानवी ने गहरी ठंडी सांस लेते हुए कहा, किया था मां, मगर उसने उठाया नहीं, और अब मुझे भी नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। यह सुनकर रूपा बिल्कुल चुप हो गई। एक तरफ जहां निराशा का अंधेरा छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कॉलबिला में जश्न का माहौल था। काव्या ने हंसते हुए अपनी दादी से कहा, दादी, मान गए आपको, क्या बदला लिया है आपने? ये तो आपको भी मालूम है कि वो सड़क छाप आदमी कभी भी 75 लाख का इंतजाम तो कर ही नहीं पाएगा। काव्या की बात सुनकर कमल पूरी अकड़ के साथ बोला, वो झूठा मक्कार आदमी 75 लाख तो क्या, 75 रुपए नहीं ला सकता। जिस दिन वो इतने पैसे ले आया ना, उस दिन मैं उसके पैर पर गिरकर अपनी नाक रगड़ूंगा। मुझे तो लग रहा है कहीं अपनी बीवी को बेचने ना निकल गया हो। उन दोनों की बात सुनकर रुक्मणी ने कहा, तुम दोनों बेवकूफ हो, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है। मुझे सानवी की कंपनी चाहिए। उसकी कंपनी की कीमत आगे जाकर करोड़ों में होगी। बस कुछ भी करके उसकी कंपनी हाथ लग जाए। कमल की बात सुनकर काव्या ने एकदम सीरियस होकर कहा, लेकिन दादी, अगर वो सानवी को लेकर यहां से भाग गया तो फिर क्या करेंगे हम? काव्या की बात सुनकर रुक्मणी अपनी आंखों में गहरी नफरत लिए बोली, भाग कर जाएगा कहां? पैसा नहीं देगा तो उसकी बीवी की कंपनी हमारी है। मैंने उसको एक आखिरी मौका दिया है, अब देखते हैं उसकी औकात कितनी है। कौल परिवार अब पूरी तरह विराज और सानवी को घेरने की तैयारी में थे। वहीं रूपा और सानवी दोनों चुपचाप घर में बैठे हुए थे। तभी रूपा ने सानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सानवी, कुछ खा ले, ऐसे भूखे रहने से क्या होगा? सानवी ने बिना अपनी नजरें उठाए एकदम टूटी आवाज में कहा, भूख नहीं है मां, जब सब कुछ खत्म होने वाला हो तो। इससे पहले कि सानवी की बात पूरी हो पाती, दरवाजा खुलने की तेज आवाज आई। रूपा और सानवी ने पलटकर देखा तो विराज दरवाजे पर खड़ा हुआ था। विराज को देखते ही रूपा ने चिंता से भरी आवाज में कहा, विराज, तुम कहां थे? हम कब से। वो बोलते हुए बीच में ही रुक गई। रूपा की नजर विराज के हाथों में पकड़े हुए ब्रीफकेस के ऊपर गई। विराज ने आगे आकर उन ब्रीफकेस को टेबल पर रख दिया और सानवी से कहा, चलो सानवी, तुम्हारी दादी के पास चलना है। सानवी ने उन दोनों ब्रीफकेसों को देखते हुए कहा, यह क्या है? विराज ने सानवी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम्हारी आजादी की चाबी, 75 लाख। यह सुनकर रूपा के हाथ से प्लेट गिर गई और सानवी के लिए समय ही रुक गया। फिर दोनों ने एक साथ हैरान होकर कहा, क्या? सानवी को विराज की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से ब्रीफकेस को खोला तो नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराई हुई आवाज में विराज से कहा, विराज, इतना पैसा?
इतना पैसा तुम कहां से लेकर आए हो? सच सच बताओ, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? रूपा भी पैसों का ये पहाड़ देखकर चौंक गई। उसने डरते डरते पूछा, हाँ बेटा, साफ साफ बताइए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हो तुम? विराज ने मुस्कुराते हुए सानवी और रूपा दोनों की तरफ देखकर कहा, मैंने आप सबसे कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मगर सानवी को अभी भी विराज की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने विराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, विराज, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, कौन सा इलीगल काम करके तुमने ये पैसा इकट्ठा किया है? विराज आगे आया और सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, यह पैसा पूरी तरह लीगल है। मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की है। मेरा एक पुराना दोस्त बैंक में है, मैंने उसी से लोन लिया है। विराज की इस बात पर सानवी ने शक भरी आवाज में कहा, लोन? तुम्हारे पास ना कोई घर है ना गाड़ी है, तुम्हें इतना बड़ा लोन कौन देगा? विराज, मुझसे झूठ मत बोलो। विराज को मालूम था कि सानवी बाल की खाल निकालने वालों में से है, इसीलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने सानवी की आंखों में देखकर कहा, मैं एक फौजी हूं और फौजियों के लिए सरकार कुछ खास फैसिलिटी देती है, तो उस वजह से अभी के लिए हमारा काम हो गया है, लेकिन बाद में हमें ये चुकाना होगा। रूपा को विराज की इन बातों पर भरोसा हो गया था। उसने विराज से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है सानवी, अब तुम अपनी दादी का कर्ज उतार सकती हो। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो और निकलो। सानवी विराज के साथ उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने विराज की तरफ देखकर कहा, विराज, मैं मेहनत करके किसी भी तरह तुम्हारा ये लोन चुका दूंगी। सानवी की इस बात का जवाब विराज ने सिर्फ मुस्कुरा कर दिया। फिर वो दोनों कॉल विला के लिए निकल गए। वहां पर एक बहुत लंबी मीटिंग चल रही थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, विराज और सानवी का मजाक उड़ाना। जैसे ही कमल की नजर अंदर आ रहे विराज और सानवी पर गई, तो वो हंसता हुआ बोला, लो तैयार हो जाओ तो भिकमंगों का नाच देखने के लिए। तभी काव्या ने सानवी की तरफ देखकर कहा, सानवी, मुझे पता है कि ऐसे भिखारी के साथ रहना कितना मुश्किल है, पर तुम ये डिजर्व करती हो। तभी रुक्मणी ने विराज की तरफ देखकर कहा, क्यों, निकल गई अकड़? आ गई अकल ठिकाने? कमल, तू जा और वकील को बोलकर तलाक के कागज बनवा ला, आज इन दोनों का साथ खत्म होगा। यह सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकिए दादी जी, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। विराज ने जोर से सीटी बजाई तो रुक्मणी के घर के गार्ड ने 2 ब्रीफकेस उठाकर उसके पैरों में रख दिए। ये लो, पूरे 75 लाख है इसमें, गिन लीजिए, और आज से सानवी की कंपनी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। कॉल फैमिली के किसी भी मेंबर को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कमल ने आगे आकर उन ब्रीफकेस को खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। दोनों ब्रीफकेस पैसे से भरे हुए थे। यह देखकर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दादी, इसमें तो असली पैसे भरे हैं। यह सुनकर रुक्मणी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और हैरान होकर बोली, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? इस भिखारी के पास इतना पैसा कहां से आ गया? अच्छे से देख, कहीं नकली नोट तो नहीं है? यह सुनकर विराज आगे आया और उसने दोनों ब्रीफकेस को उल्टा कर दिया। घर में नोटों की गड्डियों की बारिश हो गई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सानवी ने अपनी दादी की तरफ देखकर उनसे कहा, दादी, ये आपके पूरे पैसे हैं, ना 1 रुपया ज्यादा और ना 1 रुपया कम, और अब आज के बाद मेरी कंपनी के ऊपर आंख उठाने की भी हिम्मत मत करना। सानवी के अंदर आज एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। रुक्मणी को भी अभी भी विराज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कमल और काव्या की तरफ देखकर कहा, इन नोटों की गड्डियों के एक एक नोट गिनो, 75 लाख से 1 भी रुपया कम नहीं निकलना चाहिए। कमल और काव्या दोनों नोटों को गिनने में लग गए। विराज और सानवी दोनों सोफे पर बैठ गए। सारी गड्डियां गिनने के बाद कमल ने कहा, दादी, पूरे 75 लाख हैं। यह सुनते ही विराज खड़ा हुआ और एक स्टैम्प पेपर रुक्मणी के आगे करते हुए बोला, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आपके वादे का वक्त है। इन पेपर्स पर साइन करिए, जिससे सानवी की कंपनी का मालिकाना हक उसी का रहेगा। रुक्मणी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रुक्मणी ने पेपर्स पर साइन कर दिए और कहा, भाड़ में जाओ तुम दोनों, अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे अब।
पेपर्स को लेकर विराज सानवी को लेकर वहां से निकल गया। सानवी को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो अब अपनी कंपनी की पूरी तरह मालकिन बन चुकी थी। सानवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गाड़ी में बैठते ही विराज से कहा, विराज, मुझे पता है तुम्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं तुम्हें कभी ये कहूंगी, पर थैंक यू सो मच। सानवी की बात सुनकर विराज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चलो अच्छा है, जब से मैं वापस आया हूं उसके बाद तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा जो मैंने किया। विराज और सानवी बातें करते हुए घर के लिए निकल गए। आज बहुत सालों के बाद सानवी इतना रिलैक्स्ड फील कर रही थी। विराज अभी भी चुपचाप बाहर ही खड़ा था। तभी रूपा विराज के पास दौड़ते हुए आई। उसने घबराते हुए विराज से कहा, विराज, अदिति वो फ्रॉनिक्स होटल में दोस्तों के साथ गई थी और अब मेरा फोन नहीं उठा रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। विराज रूपा की बात सुनकर तुरंत उस होटल के लिए निकल गया। फ्रॉनिक्स होटल में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। अदिति अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। तभी एक लड़का राहुल, जो शहर के बड़े बाप का बेटा था, वो बार बार अदिति पर कमेंट कर रहा था। अदिति ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार फालतू की बातें कर रहे हो? यह सुनते ही राहुल का दोस्त हैरी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अदिति के पास आकर बैठ गया और बोला, अदिति, एक ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी। मेरे साथ दोस्ती करोगी तो शहर में कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अदिति ने ड्रिंक को दूर करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। अदिति को माहौल अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उठकर बाहर जाने लगी तो हैरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अभी कहां बाहर जा रही हो? आज तो तुम हमारे साथ यही एंजॉय करोगी। तभी एक बर्फीली आवाज ने उन सबका ध्यान खींच लिया। उसका हाथ छोड़, अभी इसी वक्त। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विराज वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक शांत तूफान था। तभी हैरी ने हंसते हुए कहा, तू कौन है बे? इसका बॉडीगार्ड? चल निकल यहां से। यह बोलकर उसने विराज को धक्का देने की कोशिश की। फिर अगले ही पल जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। विराज ने हैरी का हाथ पकड़ा। तभी एक अजीब सी चटकने की आवाज आई। हैरी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका हाथ एक अजीब एंगल में मुड़ चुका था। राहुल और बाकी दोस्त डर से कांपने लगे थे। तभी हैरी ने दर्द से कराहते हुए कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरा बाप अंडरवर्ल्ड का किंग है। विराज ने उसके हाथ पर अपना पैर रखते हुए कहा, जा बुला ले उनको, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। हैरी दर्द से चीख उठा। जैसे ही विराज ने अपना पैर हटाया, हैरी ने तुरंत अपने बाप को फोन किया। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. मगर उनका फोन बंद आ रहा था। उसने दोबारा कई बार फोन किया, मगर हर बार फोन बंद ही आ रहा था। हैरी के चेहरे के उड़े हुए हाव भाव को देखकर विराज ने उससे कहा, क्या हुआ? पापा फोन नहीं उठा रहे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूं। विराज ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए कहा, फ्रॉनिक्स होटल में कुछ कचरा इकट्ठा हो गया है, अपनी टीम भेज के साफ करवा दीजिए। विराज के कॉल करने के 5 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियों ने होटल को घेर लिया। शहर के पुलिस कमिश्नर खुद होटल के अंदर तक आए। विराज को देख कमिश्नर विराज को सल्यूट करने ही वाला था कि तभी विराज ने इशारे से उन्हें रोक दिया। विराज ने हैरी और राहुल की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने तुरंत उन दोनों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। अदिति अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका भाई, जिसे वो अब तक समझ नहीं पाई थी, वो कौन था? क्या अब अदिति को विराज की सच्चाई पता चल जाएगी? क्या अब हैरी विराज के लिए नई परेशानी खड़ी करेगा या मामला यही खत्म हो जाएगा? क्या रुक्मणी पैसे लेने के बाद आगे भी सानवी को परेशान करेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अदिति को लेकर विराज अपने घर के लिए निकल गया था। विराज जैसे ही घर पहुंचा तो रूपा ने उसको देखते हुए कहा, तू कहां चला जाता है? बैठ जा, मैं खाना लगा देती हूं। विराज ने बिना रूपा की तरफ देखे एकदम साफ आवाज में कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है,
रूपा के जाते ही अदिति ने कहा, भाई मुझे बस एक बात जाननी थी, वो पुलिस, मेरा मतलब है आप कोई सीक्रेट एजेंट वगैरह तो नहीं है ना? विराज ने अदिति की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ रखकर एकदम नर्म आवाज में कहा, अदिति तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे जरूरी है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए ऐसे लड़कों से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बोलकर विराज अदिति को पहले से ज्यादा सवालों और एक अनजाने खौफ के साथ अकेला छोड़कर वहां से बाहर निकल गया था। विराज घर से बाहर आया तो घर से दूर एक आर्मी की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। विराज जाकर उस गाड़ी में बैठा और जनरल राठौड़ से बोला, कल होने वाली गिफ्ट सिटी सेरेमनी की क्या प्रोग्रेस है? हमारी तैयारी कैसी है? राठौड़ ने एक ब्लूप्रिंट निकालकर विराज को दिखाते हुए कहा, हमने पूरे इवेंट की तैयारी कर ली है। हम हर तरीके से तैयार हैं। देश का हर बड़े से छोटा आदमी वहां आना चाहता है, लेकिन हमने बहुत सोच समझकर लोगों को वहां पर इनवाइट किया है। विराज को अब सबसे ज्यादा चिंता सानवी की सिक्योरिटी की थी, इसीलिए उसने राठौड़ से कहा, सानवी और मेरे परिवार के बाकी लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जाफर को देना। विराज की इस बात से जनरल राठौड़ सहमत नहीं थे। उन्होंने विराज से कहा, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा थ्रेट आपके ऊपर रहेगा। हमें आपकी सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखना होगा। विराज के दिमाग में इस वक्त सिर्फ सानवी घूम रही थी, इसीलिए उसने राठौड़ से कहा, नहीं, फर्स्ट लेवल की सिक्योरिटी मेरे परिवार के लिए रखना। यह बोलकर विराज गाड़ी से बाहर आ गया। जैसे ही विराज अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा था। उसने तुरंत पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। विराज अब कल की सेरेमनी की तैयारी में लग गया। अगली सुबह 4 बजे आर्मी के लोग विराज को लेने पहुंच गए। आज का दिन मुंबई शहर में एक त्योहार की तरह था। हर तरफ, हर गली, हर बाजार में एक ही नाम की गूंज थी, वज्र। शहर के बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, हर कोई वज्र और उसकी पत्नी की झलक पाने के लिए तरस रहे थे। सानवी आज सुबह से कमरे में ही बैठी हुई थी तो रूपा ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रूपा की बात सुनकर सानवी ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं मां, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुबह से ही मेरी बाईं आंख फड़क रही है। यह सुनकर रूपा ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तू कब से इन सब चीजों को मानने लग गई? सानवी ने रूपा की इस बात का जवाब बेहद उदास आवाज में दिया, नहीं मां, एक्चुअली आज मैंने ऑफिस से छुट्टी कर दी है। महायोद्धा वज्र को देखने के लिए बहुत भीड़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने आज सबको छुट्टी दे दी है। सानवी की बात सुनकर रूपा ने उसके बगल में बैठते हुए उससे कहा, बेटा, मुझे विराज की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आजकल ये थोड़ा अजीब सा हो गया है। कब सुबह निकल जाता है, कब रात को देर से आता है, कुछ पता नहीं चलता है। इससे पहले कि सानवी इस बात का कोई जवाब देती, इतने में घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सानवी और रूपा दोनों एकदम चौंक गई। जैसे ही वो दोनों बाहर आई तो सामने 20 से ज्यादा आर्मी के जवान खड़े थे और उन सबके बीच में एक ऑफिसर वर्दी पर सितारे लगाए हुए था। उसने सानवी से कहा, आप में से सानवी कौन है? सानवी ने डरते हुए कहा, माफ कीजिए, मगर आप कौन है? उस आदमी ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सानवी से कहा, मेरा नाम जाफर है। मुझे महायोद्धा वज्र ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम आपको गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट सेरेमनी में लेकर आए। जाफर ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और सानवी के सामने एक खूबसूरत वेलवेट का बॉक्स खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक बेहद कीमती और खूबसूरत ड्रेस रखी थी। साथ में एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा हुआ था, मैं आपका सेरेमनी में बेसब्री से इंतजार करूंगा, वज्र। वज्र के इस नोट ने सानवी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वज्र ने उसको बुलाने के लिए लोगों को क्यों भेजा था। सानवी ने हकलाते हुए जाफर से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो वज्र से कभी मिली भी नहीं हूं, फिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? जाफर ने सानवी के सामने सिर झुकाकर कहा, हम सिर्फ महायोद्धा के आदेश का पालन करते हैं, हमें अब चलना चाहिए। मिस सानवी। रूपा को यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने सानवी का हाथ पकड़ते हुए जाफर से कहा, अरे ऐसे कैसे कहीं भी चले जाएंगे? हमें पता तो होना चाहिए कि वो आदमी सानवी को क्यों बुला रहा है। जाफर ने रूपा की तरफ देखकर पूरे सम्मान के साथ कहा, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन इस बारे में बात करने की मुझे इजाजत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं,
आपके हर सवाल का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे माँ जी, आपको और आपकी बेटी को भी चलना है। आप बस हम पर भरोसा करें। हमें अब जल्दी निकलना होगा। इवेंट स्टार्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते ही रूपा और अदिति शॉक्ड हो गए। जाफर उन तीनों को लेकर कॉन्फ्रेंस वेन्यू के लिए निकल गया। सानवी का परिवार पहले ही वहां पर पहुंच गया था। मुंबई शहर की हर बड़ी हस्ती आज इस वेन्यू पर मौजूद थी। वेन्यू के साइड में 2 शानदार हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर तैयार खड़े थे। उनको देखकर काव्या ने कहा, वो देखो दीदी, उन्हीं हेलीकॉप्टर में आएंगे महायोद्धा और उनकी पत्नी। कितनी खुशकिस्मत होगी वो। जाफर के लोगों ने पूरे एरिया को घेर रखा था। 50 से ज्यादा आर्मी के कैंटर वहां पर खड़े थे। यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। रुक्मणी ये सब देखकर अंदर ही अंदर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका परिवार अमीरी की उस मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है जिसका सपना वो हमेशा से देखती थी। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, देखो जनरल राठौड़ आ रहे हैं। जनरल राठौड़ अपने 1 दर्जन लोगों के साथ एंट्री हॉल में आए। हर कोई उनको सैल्यूट कर रहा था। वो वहां मौजूद लोगों से मिल रहे थे। सानवी, रूपा और अदिति तीनों गिफ्ट सिटी सेरेमनी के बाहर पहुंच गए थे। सानवी के मन में ख्याल तो बहुत सारे चल रहे थे, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जाफर ने उससे कहा, जब तक मैं आता हूं आप लोग वीआईपी रूम में वेट कीजिए। सानवी, रूपा और अदिति को वीआईपी रूम में बिठाकर जाफर सीधा टॉप फ्लोर पर चला गया। विराज एक बहुत ही शानदार आर्मी की यूनिफॉर्म में वहां पर खड़ा हुआ था। जाफर को देखते ही विराज ने कहा, आ गए हैं वो लोग। जाफर ने विराज के आगे घुटनों पर बैठते हुए कहा, वो सब आपका वीआईपी रूम में इंतजार कर रहे हैं और आपके बाकी परिवार वाले भी कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में मौजूद हैं। अब वो वक्त आ चुका था जब विराज सानवी के सामने अपना असली सच लाने वाला था। विराज ने जाफर से कहा, कॉल द चॉपर, मैं यहीं से सानवी के साथ जाऊंगा। जाफर ने तुरंत पायलट को मैसेज कर दिया। विराज अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था। जाफर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं उन्हें ऊपर लेकर आता हूं। जाफर सानवी को लेने के लिए चला गया। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में विराज के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सब लोग बेसब्री से महायोद्धा वज्र और उनकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। तभी जनरल राठौड़ ने मंच पर आकर एकदम दमदार आवाज में कहा, आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है। जनरल राठौड़ की आवाज इतनी ताकतवर थी कि सब लोग एकदम शांत हो गए। राठौड़ ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूं आप सब महायोद्धा वज्र से मिलना चाहते हैं और आज आप सबका ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। कुछ ही पल में महायोद्धा वज्र अपनी पत्नी के साथ यहां पर आने वाले हैं। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। जाफर ने वीआईपी रूम में जाकर सानवी और बाकी लोगों से कहा, इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, आप सब लोग मेरे साथ आइए। सानवी, रूपा और अदिति जाफर के साथ चल पड़ी। वो लोग एक खास रास्ते से सेरेमनी के लिए जा रहे थे। सानवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। तभी जाफर ने एक लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, माताजी, आप लोग इस लिफ्ट से सीधा रूफटॉप पर जाइए, वहां पर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही रूपा ने परेशान होते हुए कहा, और सानवी वो कैसे जाएगी? जाफर ने रूपा का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस सानवी हमारे लिए बहुत खास है, इनका इंतजाम अलग किया गया है। मिस सानवी, आप मेरे साथ आइए। जाफर ने सानवी को दूसरे रास्ते से जाने के लिए इशारा किया, जो कहीं और ही जा रहा था। यह देखकर रूपा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सानवी को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी उसके साथ चलूंगी। जाफर ने रूपा को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मिस सानवी की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और इस वक्त देश में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। यह सुनकर रूपा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत घबरा रहा था। तभी सानवी ने रूपा और अदिति की तरफ देखकर कहा, आप लोग जाइए, मैं आपसे बाद में मिलती हूं। दोनों ने सिर हिलाया और लिफ्ट में चली गई। जैसे ही वो रूफटॉप पर पहुंची, क्रू मेंबर्स ने उन्हें वहां खड़े चॉपर में बिठाकर सीधे कॉन्फ्रेंस वेन्यू पहुंचा दिया। सानवी जब उस रास्ते से होकर एक बड़े से गार्डन में पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गार्डन के बीचों बीच एक विशाल मिलिट्री चॉपर खड़ा हुआ था। सानवी ने उस चॉपर को देखते हुए डरते हुए कहा, ये क्या है? इतने में चॉपर से एक महिला अफसर उतरी और सानवी की तरफ देखकर बोली, वेलकम मैम, प्लीज चॉपर के अंदर बैठिए। सानवी ने यह सुनकर घबराते हुए कहा, क्या हो रहा है ये सब? मुझे कहां ले जा रहे हैं आप? उस लेडी ने कुछ जवाब नहीं दिया।
सानवी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। सानवी किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चली और चौपर में बैठ गई। उसने बैठते ही डरी हुई आवाज में कहा, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? उस फीमेल पायलट ने शांत आवाज में कहा, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, तब तक एंजॉय द व्यू। सानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा था। सानवी का हेलीकॉप्टर एक रूफटॉप गार्डन पर पहुंच गया। उसने जैसे ही नीचे देखा तो नीचे इससे भी बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा था और उसके पास में एक गजब की पर्सनैलिटी वाला आदमी मास्क लगाकर खड़ा हुआ था। लैंड होते ही उस फीमेल ऑफिसर ने सानवी को उस आदमी से मिलवाते हुए कहा, मिस सानवी, इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस महायोद्धा वज्र। यह सुनते ही सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वज्र को ऊपर से नीचे तक देखा। विराज ने अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहना हुआ था। सानवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप वही वज्र हैं, महायोद्धा जिसके लिए दुनिया पागल है? विराज ने अपने मास्क को ठीक करते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं वही हूं। सानवी को वज्र की आंखें और आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस मास्क के पीछे कौन था। सानवी ने अपने मन के इस सवाल को पूछते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे मिल चुकी हूं और आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? विराज जानता था कि जब तक सानवी बाल की खाल नहीं निकाल लेगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। इसीलिए उसने सानवी से कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन अभी हमें चलना होगा, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सानवी ने आसपास देखा, मगर आप तो सेरेमनी में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे ना, वो कहां है? विराज ने अपने मास्क के अंदर से मुस्कुराते हुए भारी आवाज में कहा, वो मुझसे नाराज है, लेकिन आपको वो बहुत पसंद करती है, तो शायद वो मान जाए। ये बोलकर विराज ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया और सानवी के साथ अंदर आकर बैठ गया। सिग्नल मिलते ही जनरल राठौड़ एक बार फिर मंच पर आए और बुलंद आवाज में बोले, और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे देश के महायोद्धा वज्र और उनकी पत्नी का। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की गरजती हुई आवाज आने लग गई। हेलीकॉप्टर को देखते हुए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो हर तरफ से फूल बरसने लग गए। जैसे ही विराज और सानवी बाहर आए, सबके होश उड़ गए। खन्ना और कौल परिवार तो बेहोश होने की कगार पर था। सानवी को देखकर काव्या ने रुक्मणी से कहा, दादी ये तो सानवी है, मगर इसने कब शादी कर ली महायोद्धा वज्र से? बाहर आते ही सानवी ने वज्र से हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? सानवी स्टेज से जाने ही वाली थी कि विराज ने अपने चेहरे का मास्क उतारते हुए अपनी असली आवाज में कहा, सानवी रुको, मैं ही वज्र हूं। सानवी ने जैसे ही उस मास्क के पीछे छिपे हुए चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। पार्टी में सभी का यही हाल था। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। सानवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, विराज तुम वज्र? इसका मतलब तुम सच कह रहे थे? सानवी की दुनिया एकदम से पलट गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले विराज कुछ कहता, उसकी नजर आसमान में उड़ रहे बहुत सारे ड्रोन्स के ऊपर गई। तभी वो सारे ड्रोन्स एक साथ मिल गए और आसमान में एक मैसेज लिखा गया, तामिर का तोहफा कबूल करो वज्र। विराज को इसका मतलब समझ में नहीं आया। वो उन ड्रोन्स को देख ही रहा था कि तभी सानवी ने देखा, विराज के चेस्ट पर एक लाल रंग की लेजर लाइट का डॉट था। इससे पहले कि सानवी चिल्ला पाती या विराज कुछ समझ पाता, एक गोली चलने की तेज आवाज गूंज गई। लेकिन वो गोली विराज तक नहीं पहुंची, क्योंकि सानवी एक पल की भी देरी किए बिना विराज के सामने आ गई। गोली सानवी के सीने में घुस गई। वो धीरे धीरे पीछे की ओर गिर गई। विराज का सब कुछ जैसे वहीं खत्म हो गया था। क्या यही विराज और सानवी की कहानी का अंत है? क्या वाकई में विराज महायोद्धा वज्र था? अगर था तो वो सानवी को क्यों बचा नहीं पाया? आखिर कौन है ये तामिर जिसने महायोद्धा वज्र की सच्चाई जानने के बाद भी उस पर हमला कर दिया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। तामिर के फोन ने विराज को बहुत अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तामिर ने एक और नंबर डायल किया और कहा, शेर अभी घायल है,
और घायल शेर जब छटपटाता है तो उसकी तड़प देखने का मजा ही कुछ और होता है। उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाओ कि वो जितना निकलने की कोशिश करे उतना ही उलझता जाए, तड़पता जाए। यहां दूसरी तरफ तामिर का कॉल करते ही विराज ने तुरंत जनरल राठौड़ की तरफ देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये कॉल किसी घोस्ट सर्वर से आई थी जिसे हम अपने सिस्टम से नहीं पकड़ सकते। इसके लिए हमें उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो लोग सिस्टम से बाहर काम करते हैं। राठौड़ की बात सुनकर विराज ने एकदम सख्त आवाज में कहा, मुझे वो आदमी चाहिए। उसकी वजह से मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जिसकी भी मदद लेनी है लो, मुझे इस कॉल की लोकेशन चाहिए बस। राठौड़ और जाफर ने आज से पहले विराज का ये रूप कभी नहीं देखा था। विराज मुड़ा और सानवी के आईसीयू कमरे में चला गया। सानवी जो हमेशा जिंदगी से भरपूर रहती थी, आज बेजान मशीनों के बीच लेटी हुई थी। हर मशीन की बीप की आवाज विराज के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। विराज ने सानवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सानवी एक बार, बस एक बार अपनी आंखें खोलो। सिर्फ एक बार मुझे ये भरोसा दिला दो कि तुम ठीक हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। विराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सानवी के पैरों पर अपना सर रखकर एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। इस बीच कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात को अचानक सानवी के पैरों में कुछ हलचल हुई तो विराज चौंक कर जाग गया। उसने देखा सानवी अपने पैरों की उंगलियां हिला रही थी। विराज ने सानवी का हाथ पकड़ते हुए खुशी से कहा, सानवी आंखें खोलो, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, आंखें खोलो ना। अचानक सानवी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। उसके पास लगी मशीन में रेड लाइट जल गई। यह देखकर विराज घबराते हुए चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। सानवी की मेडिकल टीम दौड़ते हुए आई और तुरंत सानवी का चेकअप करने लग गई। विराज की सांसें फूल गई थीं। विराज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या हुआ सानवी को? एकदम से वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने सानवी को एक इंजेक्शन दिया और मॉनिटर की तरफ देखकर विराज से कहा, आप घबराइए मत। आपकी वाइफ मेडिकल कोमा से बाहर आ रही है। ये उनकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब हमें सपोर्ट सिस्टम हटाना होगा ताकि उनकी बॉडी खुद काम करना शुरू कर दे। यह सुनकर विराज ने कांपती हुई आवाज में कहा, इसका मतलब सानवी? डॉक्टर ने विराज से मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आप बस कुछ ही घंटों में अपनी पत्नी से बातें कर रहे होंगे। यह खबर विराज के लिए जन्नत से कम नहीं थी। वो सानवी का हाथ थामे उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही देर के बाद सानवी के हाथों में हलचल होने लग गई। विराज मजबूती से उसका हाथ थामे हुए उसे देख रहा था। तभी सानवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने विराज का चेहरा था। विराज ने सानवी की आंखों में देखते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, सानवी मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल सेफ हो। विराज का चेहरा देखकर सानवी की आंखों से आंसू आ गए। उसने विराज से पूछा, विराज तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? विराज ने सानवी के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? तुमने मेरी जान बचाई है सानवी। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा ये कर्ज नहीं चुका सकता। विराज अभी सानवी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, सानवी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? सानवी ने पूरी हिम्मत करके विराज को अपने पास आने का इशारा किया। विराज अपना कान सानवी के पास लाया तो सानवी ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। सानवी की इस बात को सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सानवी के माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। विराज सानवी के करीब जा रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। विराज बाहर गया तो जाफर और राठौड़ वहां खड़े थे। राठौड़ ने विराज को देखते ही कहा, हमें हॉस्पिटल से खबर मिली है कि सानवी को होश आ गया है। कैसी है वो अब? विराज ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अभी वो होश में है, लेकिन शायद उसे सब कुछ याद नहीं आया, मगर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ घंटों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये सुनकर जाफर और जनरल राठौड़ को चैन की सांस मिल गई। तभी विराज ने उससे पूछा, उस लोकेशन का क्या हुआ? ये सुनते ही जाफर ने अपने फोन पर एक मैप ओपन करते हुए कहा, महायोद्धा हमने लोकेशन निकलवा ली है। ये जगह मुंबई से बाहर है, पालघर के आसपास है। हमारी टीम वहां के लिए निकल गई है। विराज ने उस लोकेशन के ऊपर टैप करते हुए कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन हम कोई भी लीड मिस नहीं कर सकते। तुम खुद जाके पता करो। यह सुनते ही जाफर तुरंत वहां से निकल गया। जाफर के जाते ही जनरल राठौड़ ने विराज से कहा, विराज मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पहचान सबके सामने लाकर गलती कर दी और तुम्हारी इस गलती की सजा सानवी भुगत रही है।
जनरल राठौड़ की यह बात सुनकर विराज एकदम हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब है आपका? जनरल राठौड़ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मतलब साफ है विराज, जब तक दुनिया को यह नहीं पता था कि वज्र कौन है, तुम सुरक्षित थे, तुम्हारा परिवार सुरक्षित था। लेकिन अब तुम्हारा हर दुश्मन ये जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कौन है। यह सच्चाई तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के लिए खतरा बन गई है। राठौड़ की बात कड़वी थी मगर सच थी। यह बात विराज भी जानता था कि सानवी पर हुआ हमला इसी सच्चाई का नतीजा था। इसीलिए विराज ने जनरल राठौड़ की तरफ देखकर कहा, तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे परिवार पर आंच भी आए। विराज की बात सुनकर जनरल राठौड़ ने कहा, एक रास्ता है, क्यों ना हम इस इवेंट को एक मॉक ड्रिल का नाम दे दें। हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे कि वो इवेंट एक प्री प्लान मिलिट्री प्रैक्टिस थी और तुम उसमें पैसों के लिए वज्र बनने की एक्टिंग कर रहे थे। विराज बहुत ध्यान से जनरल राठौड़ की बातों को सुन रहा था। राठौड़ ने अपनी पूरी बात करते हुए कहा, इस तरीके से दो चीजें होंगी, एक, असली वज्र की पहचान खुफिया रहेगी और दूसरा, तुम पर और तुम्हारे परिवार के ऊपर से खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। राठौड़ के इस पूरे प्लान को सुनकर विराज ने एक सवाल पूछा, और तामिर? वो तो सच जानता है ना, वो नहीं रुकेगा। विराज की बात सुनकर जनरल राठौड़ ने कहा, अगर हमने ये नहीं किया तो तुम्हारे सामने कई और तामिर खड़े होंगे जो तुम्हारे परिवार के जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। तुम्हारे दुश्मनों की गिनती बहुत लंबी है। जनरल राठौड़ की बात में दम था। सानवी के ऊपर हुए इस हमले ने विराज को अंदर तक हिला दिया था। वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। इसीलिए उसने कहा, आपको जैसा सही लगता है करिए, लेकिन मैं अब अपने परिवार से सच्चाई नहीं छुपाऊंगा। उनको छोड़कर बाकी सब क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। विराज सानवी के पास जा ही रहा था मगर वो एक पल के लिए रुका और जनरल राठौड़ की तरफ देखकर बोला, आपको क्या लगता है तामिर के बारे में, कौन हो सकता है ये? जनरल राठौड़ ने विराज की आंखों में देखकर कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम विराज, मगर मैं इतना जरूर समझ गया हूं कि ये जो कोई भी है तुम्हारी टक्कर का है। विराज ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। अगले कुछ ही घंटों में देश के हर न्यूज चैनल पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इन खबरों से अनजान हरीश खन्ना के घर में एकदम मातम सा छाया हुआ था। हरीश खन्ना ने अपने हाथ से कांच का गिलास जमीन पर फेंकते हुए कहा, वो विराज वज्र कैसे? मैंने उसको सरहद पर मरने भेजा था, वो महायोद्धा वज्र कैसे बन गया? यशवेंद्र ने अपने पिता के सामने आकर हिम्मत करते हुए कहा, मुझे लगता है हमें विराज, मेरा मतलब वज्र की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए जितना मैंने उसके बारे में सुना है, और अगर विराज सच में वज्र है तो वो हम सबको मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। यशवेंद्र के चेहरे पर विराज का खौफ साफ दिख रहा था। तभी उसकी बीवी शमा ने अपने ससुर हरीश से कहा, पापा जी, उस सानवी को गोली लगी है, मुझे डर है कहीं वो इसका इल्जाम भी हमारे माथे पर ना मर दे, उससे पहले ही हम उसके घर चलकर माफी मांग लेते हैं। शमा की बात सुनकर हरीश ने कमजोर आवाज में कहा, चलो सब चलते हैं, क्या पता सबको एक साथ माफी मांगते देख वो हम पर कुछ रहम कर दे। वो सब लोग निकल ही रहे थे कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया बड़ा खुलासा। महायोद्धा वज्र का इवेंट एक मॉक ड्रिल था। जिस इंसान को देश वज्र समझ रहा था वो एक एक्टर था जिसने पैसों के लिए वज्र की भूमिका निभाई थी। यह खबर सुनते ही हरीश खन्ना के तेवर बदल गए। उसने अपने बेटों की तरफ देखकर कहा, लो सुन लो, वो निकम्मा लड़का वज्र बनने का नाटक कर रहा था। तुम सब लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि वो घटिया आदमी वज्र हो सकता है? टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर पूरे परिवार की जान में जान आ गई। वहीं हॉस्पिटल में सानवी अब बहुत अच्छे से रिकवर हो रही थी। डॉक्टर ने सानवी को एक्स्ट्रा केयर के साथ छुट्टी दे दी। विराज सानवी को लेकर घर के लिए निकल गया था। सानवी के दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। सानवी को विराज की सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने हिम्मत करते हुए विराज से कहा, विराज गाड़ी रोको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सानवी के कहने पर विराज ने तुरंत गाड़ी रोक दी, मगर इससे पहले सानवी कुछ कहती विराज का फोन बज उठा। हाँ मां, मैं सानवी को लेकर घर के लिए निकल गया हूं। मैं आपको घर पहुंच के सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। विराज ने कॉल काटकर सानवी से कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है घर पे कहना। अदिति और मां ने हंगामा मचाया हुआ है। यह बोलकर विराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। विराज की गाड़ी के पीछे 20 कमांडोज की गाड़ियां थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थीं। जैसे ही विराज ने घर में कदम रखा, रूपा और अदिति का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सानवी की जान खतरे में डालने की? रूपा ने चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले वो कुछ भी कहती, अदिति ने बीच में आते हुए कहा, मां, पहले भाभी को रूम में लेकर जाने दो, ये सब बातें बाद में करना।
अदिति सानवी को लेकर अंदर कमरे में चली गई। विराज भी पीछे पीछे अंदर चला गया। अदिति के जाने के बाद विराज कमरे से बाहर आने लगा तो सानवी ने उसको रोकते हुए कहा, विराज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विराज समझ गया था कि सानवी उससे उस इवेंट को लेकर बात करना चाह रही थी। वो दरवाजा बंद करके सानवी के पास आया तो सानवी ने दुखी मन से कहा, अब हम साथ नहीं रह सकते विराज। आई वॉन्ट डिवोर्स। यह सुनते ही विराज एकदम हैरान रह गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने आगे आकर कहा, डिवोर्स? मगर क्यों? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? विराज को देखते हुए सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने विराज से कहा, क्योंकि तुम वज्र हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। विराज ने पूछा, लेकिन क्यों? सानवी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्योंकि इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम इतने बड़े महान योद्धा बन गए, लेकिन तुम्हारे मन में एक बार भी मेरे लिए ख्याल नहीं आया। सानवी बहुत जोर से बिलक पड़ी थी। उसने विराज से कहा, इतने सालों से मैं सोच रही थी कि तुम किसी मुसीबत में थे, शायद इसीलिए नहीं आ पाए, मगर तुम देश के हीरो बनने में लगे हुए थे। अरे एक बार तो मुझसे मिल सकते थे ना, मुझे बता सकते थे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। इतने सालों से मैं इस सवाल के अंदर चल रही थी। सानवी के अंदर के इस दर्द को देखकर विराज दंग रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सानवी को क्या बोले। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सानवी से कहा, मैं वज्र नहीं हूं सानवी। यह सुनकर सानवी एकदम शॉक्ड हो गई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में विराज से कहा, मतलब तुमने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि तुम वज्र हो, फिर तुम अब झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम ये सब कहकर मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहे हो तो तुम गलत हो। इससे पहले सानवी कुछ और कहती, विराज ने उसके कमरे का टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर सानवी के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच था क्या झूठ। मगर इससे पहले विराज कुछ और कहता, उसके पास जनरल राठौड़ का कॉल आया। विराज, एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी। आखिर जनरल राठौड़ विराज को कौन सी खबर दे रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था? क्या विराज की इस न्यूज को सुनकर सानवी उसको तलाक नहीं देगी? क्या वाकई में इस न्यूज की वजह से सानवी और बाकी घर के लोगों के ऊपर से खतरा टल जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।